कि तालिबान ने उसी तरीके से आज़ादी प्राप्त की है जैसे भारत में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से लड़कर आज़ादी प्राप्त की थी। तालिबान ने अमेरिका और रूस जैसी ताकतों को हराकर उस देश की सत्ता पर कब्जा किया है। जिन्हें आप नेता कह देते हैं, वास्तव में ये नेता नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों के जमूरे होते हैं और इनका किसी भी बात से, किसी भी तथ्य से, खासकर तर्क से कोई लेना देना नहीं होता है। बाद में जब शफीकुर रहमान फंसता हुआ दिखा तो उसने ये कह दिया कि मैं तो भारत का नागरिक हूँ, अपनी सरकार में विश्वास करता हूँ, अपने लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ। खतरनाक बात लिखी हुई है कि वाजिब उल कत्ल, यानी कि जो भी उनके खुदा पर ईमान नहीं लाता है वो कत्ल किए जाने के योग्य है, और इसी बात को तालिबान आगे बढ़ाता है। लेकिन वहाँ के जो लोगों की सोच है वो भारतीय सोच है, वो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर इस तालिबान को, ISI ने मिलकर तालिबान को ट्रेनिंग दी थी जिससे ये इन लोगों को लड़ाया जा सके रूस की सेनाओं के खिलाफ। जिस तरीके से राष्ट्रपति का भी बयान सामने आया कि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश के लोग इन तालिबानी लड़ाकों से लड़ते हुए मारे जाएं। इन लोगों को आप इंसान कहें तो ये इंसानियत के लिए एक गाली के तरह से होगा, क्योंकि तालिबान की जो सोच है वो इंसानों वाली सोच नहीं है, और उसकी जो असर है, उसकी जो आंच है भारत तक भी आएगी, इसका भी अंदेशा लगाया जा रहा है। उनकी जो स्थिति है उसको आप समझ सकते हैं कि ये देश के बारे में नहीं सोचते हैं, ये सबसे पहले एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं और इनकी जो बातें हैं देश के खिलाफ है, संस्कृति के खिलाफ है। भी बहुत बड़ा तथ्य है कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे वो ज्यादातर दलित थे। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद से लड़ने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा और किसी के प्रति भी आप ढिलाई नहीं बरत सकते। आतंकवाद आतंकवाद है और खुलकर आपको कहना पड़ेगा कि आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो मुस्लिम कट्टरपंथी आतंकवाद है। भारत ने भी तमाम अपना पैसा खर्च किया, अपने संसाधन खर्च किए कि अफगानिस्तान को लोगों के लायक बना दिया जाए। तो ये जो सोच है इसको बदलना पड़ेगा और भारतीयों को एकजुट होने की जरूरत है। तालिबान जैसी कट्टर सोच से अगर हमें पार पाना है तो निश्चित तौर पर हमें भारत के बारे में सोचना पड़ेगा, भारतीयता के बारे में सोचना पड़ेगा। ISI और यहाँ तक कि इमरान खान की भी जो हमदर्दी है तालिबान के प्रति, वो भारत के लिए एक बड़े खतरे का संकेत है। लेकिन वो लोग ये न भूलें कि भारत में आज एक मजबूत सरकार है, मजबूत प्रधानमंत्री है। और नमस्कार, मैं मोहन सिंह रावत, खबर इंडिया। हमारे साथ हैं जनवक्ता श्री ओम गौतम जी। आप कई विधाओं के ज्ञाता हैं, कानूनविद हैं, पत्रकार हैं, अर्थशास्त्री हैं और इतिहास की जानकार हैं। तो जो आज हम तालिबान पे जहाँ तक बात करते हैं कि तालिबान में किस तरह कितने बड़ी जो है विभत्स जो है घटनाएं हो रही हैं, तो जहाँ तक जो हमारे देश के जो तथाकथित जो है बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, जो अपने को लिबरल कहते हैं, जो अपने को जो है सेकुलर कहते हैं, उनकी तरफ से भी अभी तक कोई भी बयान नहीं आया। तो लेकिन ऐसी स्थिति में जो तालिबान में जो घटना घट रही है उस पर अभी तक कोई बयान किसी का नहीं आया। आप किस तरह से लेते हैं इसको? बयान तो आया है, लेकिन पहले शफीकुर रहमान बर्क जो सपा का एक सांसद है और ये मदरसा की प्रोडक्ट है, इसलिए उसने ये कहा था, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कि तालिबान ने उसी तरीके से आज़ादी प्राप्त की है जैसे भारत में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों से लड़कर आज़ादी प्राप्त की थी। और तालिबान ने अमेरिका और रूस जैसी ताकतों को हराकर उस देश की सत्ता पर कब्जा किया है, उन्हें मुक्त कराया है। ऐसी बात कह के शफीकुर रहमान वैसे तो फंस गया है और इसके खिलाफ संभल में IPC की धारा 124 से सेडिशन के तहत केस भी दर्ज हुआ है। लेकिन ये वो सोच है जो इस देश की, जिसका सवाल आप कर रहे हैं, चाहे पत्रकार हो, चाहे तथाकथित ये जिन्हें आप नेता कह देते हैं, वास्तव में ये नेता नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों के जमूरे होते हैं और इनका किसी भी बात से, किसी भी तथ्य से, खासकर तर्क से कोई लेना देना नहीं होता है। बाद में जब शफीकुर रहमान फंसता हुआ दिखा तो उसने ये कह दिया कि मैं तो भारत का नागरिक हूँ, अपनी सरकार में विश्वास करता हूँ, अपने लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ, और मेरा तालिबान से के बारे में जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन तालिबान जिस तरीके की सोच है वो वास्तव में आज से 1400 साल पहले एक किताब जिसके मानने वाले दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, और उनकी सोच उस किताब की पुरानी जो बातें हैं, आयतें हैं, उसी में सिमट कर रह गई है। उसके अंदर एक बहुत खतरनाक बात लिखी हुई है कि वाजिब उल कत्ल, यानी कि जो भी उनके खुदा पर ईमान नहीं लाता है वो कत्ल किए जाने के योग्य है, और इसी बात को तालिबान आगे बढ़ाता है। अफगानिस्तान आज से करीब 150 साल पहले भारत का ही हिस्सा था। पाकिस्तान से पहले अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था और बाद में अंग्रेज़ों ने उसको अलग कर दिया था। जैसे पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, या रंगून जो बर्मा जैसे देश थे जो अलग हुए। लेकिन वहाँ के जो लोगों की सोच है वो भारतीय सोच है, वो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, वो सह अस्तित्व में
विश्वास करते हैं। ये तालिबान की जो कहानी है आज की नहीं है, 40 साल पुरानी कहानी है करीब। जब रूस की सेनाएं अफगानिस्तान में हुआ करती थी तब पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर इस तालिबान को, ISI ने मिलकर तालिबान को ट्रेनिंग दी थी जिससे ये इन लोगों को लड़ाया जा सके रूस की सेनाओं के खिलाफ। बाद में रूस अफगानिस्तान छोड़कर चला गया था और धीरे धीरे करके तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। तमाम लड़ाइयाँ हुई लेकिन बाद में अमेरिका उस लड़ाई में कूदता है और अमेरिका वहाँ की जो शांतिप्रिय दल थे या जो दूसरे दल थे, जो राष्ट्रवादी दल थे, उनका साथ देते हुए तालिबान को समेट देता है एक छोटे से इलाके में। लेकिन वैश्विक परिदृश्य में जिस तरीके के बदलाव आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद, जो बाइडेन के आने के बाद ही ये तय हो गया था कि तमाम जगह पर जिस तरीके से अमेरिका की फ़ौजें काम कर रही हैं, लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, उन फ़ौजों को वापस बुलाया जाएगा। और उसी कड़ी में अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपनी फ़ौजों को वापस बुलाने की जैसे ही घोषणा की, तालिबान को लगा कि ये अच्छा मौका है और उसने पाकिस्तान, ISI और पाकिस्तानी सेना की भी आप कह सकते हैं उसकी मदद से तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान के तमाम शहरों पर कब्जे किए और बाद में जिस तरीके से राष्ट्रपति का भी बयान सामने आया कि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश के लोग इन तालिबानी लड़ाकों से लड़ते हुए मारे जाएं क्योंकि वो बहुत खूंखार हैं और इन लोगों को आप इंसान कहें तो ये इंसानियत के लिए गाली के तरह से होगा, क्योंकि तालिबान की जो सोच है वो इंसानों वाली सोच नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ ये मानना है कि जो उनकी बात नहीं मानता है, जो उनके अनुरूप नहीं है, उसको मर जाना ही है। और इसी की दहशत को समझते हुए अफगानिस्तान के तमाम महिला पुरुषों के जिस तरीके से वीडियो बयान बाहर आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब तो ज़िंदगी एकदम से बदतर होने वाली है और जिस तरीके से ये 1400 साल पुराने युग में वापस ले जाएंगे तालिबानी अफगानिस्तान को और उसकी जो असर है, उसकी जो आँच है भारत तक भी आएगी, इसका भी अंदेशा लगाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर शफीकुर रहमान या दूसरे जो पत्रकार हैं जो तालिबान के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, उनकी जो स्थिति है उसको आप समझ सकते हैं कि ये देश के बारे में नहीं सोचते हैं। ये सबसे पहले एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण के लिए ही शफीकुर रहमान का बयान आता है। सबसे बड़ी बात है कि दानिश सिद्दीकी नाम के जो पत्रकार थे वो किस तरह से जो है यहाँ पर जो है पत्रकारिता करते थे, किस तरह से जो है भारत सरकार को घेरते थे, कितना इनकी नीतियों का जो विरोध करते थे और जो ये कहते थे कि भारत जो है रहने लायक नहीं है, यहाँ पे डर लग रहा है तो यहाँ पर सेफ बचे। और वो इस तरह से पत्रकारिता करने के लिए जो है वहाँ तालिबान में पहुँच गए थे, वहाँ वो कवरेज कर रहे थे, उनको गोली से भून दिया गया। तो हमारे जो पत्रकार हैं रवीश कुमार जी, वो कहते हैं कि लानत है उस गोली को, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है ना तालिबान को निशाना नहीं किया कि तालिबान ने उनको मारा है, उनको जो है दोष नहीं दिया, उस गोली को दोष दिया। तो आप किस तरह से इनके वर्डिंग को किस तरह से लेते हैं? वो दानिश की बात तो करता है कि गोली को लानत है, लेकिन गोली चलाने वाले को लानत नहीं भेजता क्योंकि उसे पता है कि अगर तालिबान के खिलाफ कुछ बोला जाएगा, मुस्लिम कट्टरपंथ के खिलाफ कुछ बोला जाएगा तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ धमकियां आएंगी। तो ये सीधे तौर पर तालिबान जैसे इतने मजबूत और इतने जो खौफनाक एक संगठन है उसके खिलाफ किस तरीके से बयान दे सकते हैं। ये भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं और इनकी जो बातें हैं देश के खिलाफ हैं, संस्कृति के खिलाफ हैं। ये वही करते हैं जो इनके आका चाहते हैं या जिसके लिए इनको विदेशों से पैसा मिलता है। वामपंथ के लिए प्रायोजित वामपंथ के जो पत्रकार हैं उनको पैसा कहाँ से आता है, अब ये कोई रहस्य नहीं बचा है। मोदी सरकार इस पर बहुत काम कर चुकी है और आगे तमाम खुलासे हो चुके हैं, चाहे प्रणव राय हो या रवीश कुमार या दूसरे ऐसी तरीके के लोग हैं, इन सबको विदेशों से पैसा मिलता है। सर, जिस तरह से आज इतना बड़ा जो है हादसा हो गया तालिबान पे, तो वहाँ की जनता कैसे कराह रही है, कुछ हमारे भारतीय भी वहाँ फंसे हुए है, दुनिया के लोग हैं, मानवता तड़प रही है, कहीं से भी किसी भी पार्टी का कोई बयान नहीं आया कि भाई तालिबान में हो क्या रहा है। तो वो उन लोगों क्या कहेंगे जो बार बार जो है नरेंद्र मोदी को जो है टारगेट करते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कितने अल्पसंख्यक थे और बाद में धीरे धीरे करके उनकी संख्या 2% कर दी गई और उसके साथ ही ये भी बहुत बड़ा तथ्य है कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे वो ज़्यादातर दलित थे, उन सभी को मार दिया गया है या फिर उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया। उस पर न रवीश कुमार कुछ बोलता है, ना ही ये तथाकथित पत्रकार कुछ बोलते हैं, न ये कलाकार कुछ बोलते हैं। इनको दरअसल अपनी जो रोजी रोटी है वो भारत की संस्कृति खासकर बहुसंख्यक समाज की बुराई करके उस पर सवाल उठाकर ही उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी, बहुत ज़्यादा प्रगतिशील दिख पाएंगे। और इसमें बहुत से तथाकथित बहुसंख्यक समाज के लोग भी होते हैं जो किसी न किसी वजह से, चाहे पैसे के लिए या दूसरे अन्य वजहों के लिए, इन लोगों के मोहरे बने हुए हैं, देश को बदनाम करते हैं। यही वजह है कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है अफगानिस्तान में फंसे हुए जो भी लोग हैं भारत आना चाहते हैं, भारत सरकार उनकी मदद करेगी।
सर, जिस तरह से ये हमारा जो अखंड भारत था और उसको आज जो है तमाम जो है मंदिरों को वहाँ पे तोड़ दिया गया, बौद्ध मूर्तियों को जो है पिछले 20 सालों में जब हुआ था वहाँ पे तालिबानी जो है प्रभाव में आया था, इस तरह से बड़े अत्याचार हुए। आप भी देखा होगा आपने कि कैसे जो है वो बच्चे बूढ़ी जवान तमाम जो है ये हवाई जहाज़ पे ऐसे चल रहे हैं, तो बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है वहाँ पे। पाकिस्तान वो भी अंतर्गामी वहाँ सपोर्ट कर रही है, तो भारत सरकार को किस तरह से जो है अपना अलर्ट देना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए भारत? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन में पिछले दिनों 2 साल पहले की बात है, एक भाषण दिया था और स्पष्ट कहा था। उस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद से लड़ने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा और किसी के प्रति भी आप ढिलाई नहीं बरत सकते। आतंकवाद आतंकवाद है और खुलकर आपको कहना पड़ेगा कि आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो मुस्लिम कट्टरपंथी आतंकवाद है। और इसकी पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप ने भी की थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यस, आई कैन से दैट इट इज़ द मुस्लिम टेररिज्म विच इज़ क्रिएटिंग डेंजर टू द ह्यूमैनिटी। तो ऐसी बात कह के उन्होंने स्पष्ट उस बात पर मोहर लगाई थी जो नरेंद्र मोदी ने रखी थी। लेकिन जिस तरीके से तालिबान ने एकदम से कब्जा किया है, अमेरिका वहाँ से हटा, लेकिन पाकिस्तान चूंकि तालिबान की मदद कर रहा था, तुर्की जैसे देश या दूसरे जो कट्टरपंथी देश है तालिबान को कहीं ना कहीं से पैसा मुहैया करा रहे थे और दूसरी चीज़ें मुहैया करा रहे थे, जिसकी वजह से तमाम देशों के प्रयासों के बावजूद अफगानिस्तान में शांति कायम न रह सकी। और इसको लेकर एक बड़ा तथ्य ये भी है कि लाखों करोड़ रुपए अफगानिस्तान को बचाने के लिए, उसका विकास करने के लिए पूरी दुनिया के तमाम देशों ने लगाए। भारत ने भी तमाम अपना पैसा खर्च किया, अपने संसाधन खर्च किए कि अफगानिस्तान को लोगों के लायक बना दिया जाए, रहने लायक बना दिया जाए। लेकिन वो सब का सब अब जिस तरीके से चौपट हुआ है, उसके लिए जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, तो ये जो सोच है इसको बदलना पड़ेगा और भारतीयों को एकजुट होने की ज़रूरत है। तालिबान जैसी कट्टर सोच से अगर हमें पार पाना है तो निश्चित तौर पर हमें भारत के बारे में सोचना पड़ेगा, भारतीयता के बारे में सोचना पड़ेगा। आईएसआई और यहाँ तक कि इमरान खान की भी जो हमदर्दी है तालिबान के प्रति, वो भारत के लिए एक बड़े खतरे का संकेत है। क्योंकि अब जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना पहले आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती थी, अब वही ट्रेनिंग देकर वो अफगानिस्तान के तालिबानियों के साथ में भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश करेगी। लेकिन वो लोग ये न भूलें कि भारत में आज एक मजबूत सरकार है, मजबूत प्रधानमंत्री है और भारत की सेना, और खासकर जब से CDS का पद सृजित हुआ है तब से भारत की सेना विश्व की एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। और ऐसी स्थिति में अगर तालिबान किसी भी तरीके की गलती करता है तो उसको वापस उसी जगह पहुंचाया जाएगा जहां का वो हकदार है।